हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्यूशन का 8वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। 8वें पार्ट में हम पढ़ेंगे हेनरी नियम। अब हम पहले देखेंगे हेनरी नियम किस प्रकार के विलयन पर लागू होता है। तो हेनरी का नियम द्रवीय विलयन पर लागू होता है। द्रवीय विलयन, हेनरी का नियम द्रवीय विलयन पर लागू होता है। द्रवीय विलयन पर लागू होता है। द्रवीय विलयन क्या होता है? द्रवीय विलयन वह होता है जिसमें विलायक द्रव होता है। जिसमें विलायक क्या होता है? द्रव होता है, उसी को हम द्रवीय विलयन कहते हैं। और इस विलायक में जो विलेय पदार्थ होगा वह ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। ठीक, ये द्रवीय विलयन है। द्रवीय विलयन का मतलब हुआ जिसमें विलायक क्या हो? द्रव होता है और उसमें विलेय पदार्थ क्या होते हैं? ठोस, द्रव या गैस होते हैं। तो ये वाले चीज हमें इसमें नहीं पढ़ना है। हेनरी का नियम जो लागू होता है वो द्रव और गैस के विलयन पर लागू होता है। द्रव और गैस के विलयन पर लागू होता है। जैसे अगर हम उदाहरण ले, जैसे सोडा वाटर, उदाहरण हम ले। अब सोडा वाटर में होता क्या है आपका? इसमें देखिए, सोडा वाटर में आपके कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या होता है? जल होता है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होता है? विलेय होता है और जल यहाँ क्या होता है? विलायक होता है। ठीक, या जल में घुला ऑक्सीजन आप ले सकते हैं। जल में घुला ऑक्सीजन, ठीक, जल में घुला ऑक्सीजन में यानी कि इसमें क्या आपका होता है? जल होता है और प्लस क्या होता है? ऑक्सीजन गैस होती है। तो जो ऑक्सीजन गैस होता है ये क्या होता है? आपका विलेय होता है। और जो ये जल होता है ये आपका क्या होता है? विलायक होता है। ठीक, ये मैंने आपको दो उदाहरण दिए, सोडा वाटर का और किसका उदाहरण दिया? जल में घुला ऑक्सीजन का उदाहरण दिया। तो आपको ये यहाँ देखने में लग रहा होगा कि यहाँ विलेय आपका क्या है? विलेय देखिए आपके गैस है और विलायक आपके क्या है? यहाँ पर वो द्रव एक है। जल क्या होता है? द्रव के रूप में होता है। तो इसी प्रकार के विलयन में यानी कि गैस का द्रव में जो विलयन होता है उसी पर हेनरी का नियम यहाँ पर लागू होता है। तो हेनरी का नियम यहाँ पर देखिए क्या है। तो हेनरी का नियम इसी पर लागू होगा। जैसे यहाँ उदाहरण मैंने बताया, तो देखिए आइए हम देखते हैं फटाफट हेनरी का नियम क्या है। देखिए, टेम्परेचर आपको स्थिर रखना होगा और दाब को भी स्थिर रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया, उसको बढ़िया से आप तैयार कर लीजिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव की सतह के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक, ये परिभाषा इसका हो गया। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, यानी कि जो द्रव के अंदर गैस घुला हुआ है वो चीज, ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एवं लिक्विड सरफेस, यानी कि ये जो लिक्विड की सतह पर जो गैस का आंशिक दाब है वो क्या है? सॉल्युबिलिटी के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि सॉल्युबिलिटी आंशिक दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर सॉल्युबिलिटी को हम किससे दिखाते थे? पीछे पढ़ चुके हैं, यस से दिखाते हैं। और ये पार्शियल प्रेशर क्या आपका हो जाएगा? पी हो जाएगा। ये इसके क्या होता है? समानुपाती होता है, ऐसा बताया गया। अब देखिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी यानी कि जो उसकी विलेयता है यस से दिखाया गया, पार्शियल प्रेशर को पी से दिखाया गया।
अब आगे इसी को यदि विलेयता जो आपका है, इस विलेयता को यदि विलेयता को मोल अंश के रूप में व्यक्त करें तो, क्योंकि आप जानते हैं सॉल्युबिलिटी जो आपकी होती है विलेयता होती है, मैंने आपको पीछे बताया था विलेयता को किसमें मापा जाता है, ग्राम पर लीटर में, या फिर कई बार इसको आप व्यक्त करते हैं मोल प्रति जो है लीटर में भी इसको आप व्यक्त करते हैं, मोल प्रति लीटर में। यानी कि विलेयता आपकी जो होती है ग्राम पर लीटर में होती है, मोल पर लीटर होती है, यानी कि 1 लीटर में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, 1 लीटर में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी इसमें घुली है। ठीक है, तो ये विलेयता का आपका मात्रक है। अब यहाँ पर विलेयता को जो यहाँ पर दिखाया गया वो ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर में नहीं व्यक्त किया गया, बल्कि किस रूप में यहाँ पर व्यक्त किया गया, मोल अंश के रूप में व्यक्त किया गया। यदि विलेयता को मोल अंश के रूप में व्यक्त करें तो तब उसी को डाल्टन ने परिभाषा को क्या कह दिया, जहां विलेयता है वहीं पर इसके स्थान पर क्या यूज कर लिया, मोल अंश। अब देखिए किसी विलयन में गैस का, यहाँ डिफिनीशन है, किसी विलयन में गैस का मोल अंश तो किससे दिखाएंगे हम, जीटा से, या फिर कह लीजिए चाई तो आप इस तरीके से बनाते हैं, तो कुछ किताब में जीटा, कुछ किताब में चाई। ठीक है, तो किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो जो यहाँ सॉल्युबिलिटी आंशिक दाब के समानुपाती था, यहीं पर मोल अंश क्या हो गया, ये आंशिक दाब के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। यहाँ पर डाल्टन ने ऐसा कह दिया। लेकिन फिर हेनरी ने क्या किया, इसी परिभाषा को क्या किया, पलट दिया। यहाँ पर परिभाषा को इसको क्या किया, पलट दिया। क्या कहा हेनरी ने, कहा अगर आपके परीक्षा में हेनरी नियम आता है तो हेनरी नियम आप यहीं से लिखेंगे, ये सब चाहे आप छोड़ सकते हैं, यहाँ से आप इसको बढ़िया से लिख सकते हैं। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो यही देखिए परिभाषा, इसको क्या किया गया, यहाँ पर पलट दिया गया। तो यहाँ क्या हो गया, आंशिक दाब क्या हो गया, देखिए आंशिक दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मोल अंश के हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, गैस इन लिक्विड, जो मोल अंश है गैस इन लिक्विड, यानी कि द्रव में गैस का मोल अंश। अब यहाँ देखिए क्या है, ये आपका क्या है, गैस एबव लिक्विड सरफेस, यानी कि यहाँ पर गैस का द्रव की सतह पर क्या है, गैस क्या है, द्रव की सतह पर उसका ये दाब है। गैस का जो है द्रव की सतह पर ये क्या है, दाब है। और ये क्या है, गैस यानी कि जितना, अगर इसको हम समझे, अगर इसको हम फील लेना चाहें तो हम इसको ऐसा कहें, यानी कि जितना अंदर द्रव के अंदर उसके मोल ऑफ फ्रैक्शन होंगे द्रव की सतह पर, उतने ही क्या होंगे, प्रेशर होंगे, दाब होंगे। यानी कि अगर जितना दाब आप बढ़ाएंगे, अगर यहाँ से डायरेक्टली प्रपोजल है, ये देखें, जितना दाब आप बढ़ाएंगे उतना ही गैस के मोल अंश द्रव के अंदर क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, यानी कि उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। तो जितना आप दाब बढ़ाएंगे यानी कि विलेयता उतनी बढ़ेगी, अर्थात कहने का मतलब है गैस का मोल अंश उस द्रव के अंदर उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। अब प्रपोजनल चिन्ह आप हटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, P = KH × जीटा। तो यहाँ पर आप क्या हो गया, P देखिए क्या हो गया, यहाँ पर है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड सरफेस, जीटा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। KH क्या है, यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट है। KH क्या है, यहाँ हेनरी कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर KH का जो मान होता है वो गैस की प्रकृति तथा विलायक पर निर्भर करता है। तो KH की मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। भाई गैस कोई क्या है, सहसंयोजी नेचर का है या आयनिक नेचर का है, किस नेचर का है, इस बात पर ये डिपेंड करता है। क्योंकि जो आयनिक नेचर के होते हैं वो बहुत जल्दी डिसॉल्व होते हैं, और जो आयनिक नेचर के नहीं होते हैं उनकी विलेयता कम हो सकती है या नहीं हो सकती है या कुछ हो सकती है। तो KH का मान समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है।
तो के एच का मान हमने बताया ताप स्थिर रहना चाहिए, के एच का मान एक समान ताप पर क्या होगा, ये भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने इसी सूत्र को लिख दिया है, के एच इक्वल टू पी बाई एक्स लिया है, के एच इक्वल टू पी बाई एक्स मैंने लिखा है। अब इससे देखिए यहाँ क्या होगा, अब देखिए के एच जो आपका यहाँ है, के एच का मान जितना अधिक होगा उस द्रव के अंदर गैस के मोल अंश उतने ही क्या होंगे, कम होंगे। अर्थात गैस के अंदर मोल ऑफ फ्रैक्शन की जो विलेयता होगी वो उतनी ही क्या होगी, कम होगी। दाब बढ़ाने पर क्या होगा, विलेयता यानी कि मोल अंश उसमें बढ़ेंगे और के एच का मान जितना अधिक होगा, के एच का मान जितना होगा गैस के अंदर मोल अंश उतने कम होंगे, अर्थात उसकी विलेयता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। यानी के एच का मान अधिक होने पर उस गैस की द्रव के अंदर क्या होगी, विलेयता कम होगी, अर्थात उसके अंदर उसके मोल अंश उतने ही कम होंगे। देखिए के एच का मान जितना अधिक होगा, विलेय का जो आपका मोल अंश होगा वो कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक, अब देखिए टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के एच का मान क्या होता है, बढ़ता है। के एच टेम्परेचर बढ़ाने पर के एच का मान बढ़ेगा और उस द्रव के अंदर गैस के मोल ऑफ फ्रैक्शन क्या होंगे, वो घटेंगे। अगर इसी के जस्ट अपोजिट लिया जाए, इसी के जस्ट अपोजिट लिया जाए, के एच का मान अगर जितना आपका क्या हो जाएगा, अगर ये घट जाए तो ये भी मान घट जाएगा और ये विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर किया जाए, अगर कहा जाए कि ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व होगा या गर्म पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा, तो किसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक डिजॉल्व होगा, तो आप समझेंगे कि ऑक्सीजन जो है ठंडे पानी में अधिक डिजॉल्व होगा। क्योंकि एक अगर उदाहरण ले, जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछलियां होती हैं, वो ठंडे पानी में ही जीवित होती हैं, क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा डिजॉल्व होता है और गर्म पानी में ऑक्सीजन क्या होता है, वो निकल जाता है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर जो गैस के द्रव के अंदर गैस है वो उसके अणु दूर दूर हो जाएंगे और वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, इसलिए जल में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और मछलियां पानी में या जलीय जीव पानी में जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की जो विलेयता होती है यानी कि मोल ऑफ फ्रैक्शन होता है वो घटने लगता है, और अगर ताप आप जो है कम करेंगे तो द्रव में उसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि मोल ऑफ फ्रैक्शन द्रव में क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो इतना बात आपके समझ में आ गया होगा। इस पर हम एक ग्राफ भी ले सकते हैं। अगर इस पर हम एक ग्राफ लें, अगर हम इस पर एक ग्राफ यहां पर ले लें, देखिए ग्राफ हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ दाब क्या है, मोल फ्रैक्शन के क्या है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ पर मोल ऑफ फ्रैक्शन ले ले और यहाँ पर क्या ले ले, हम प्रेशर ले लें, तो इसके बीच, क्योंकि ये जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, तो इसके लिए जो ग्राफ मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इसका जो स्लोप होगा यहाँ थीटा, यानी कि यहाँ टैन थीटा जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर P बाई, देखिए P है और ये क्या है, P बाई आपका जीटा होगा, इसकल टू क्या होगा, के एच हेनरी स्थिरांक होगा। अच्छा, अब यूनिट यहां देख लेते हैं, यूनिट ऑफ के एच। अगर के एच की हम यूनिट देखते हैं तो क्या होगा, देखिए P आपने लिखा है P इक्वल टू के एच इंटू जीटा। तो देखिए मोल फ्रैक्शन जो है एक संख्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही के एच की भी यूनिट होगी। तो प्रेशर की यूनिट को हम किस में व्यक्त करते हैं, एटीएम में व्यक्त करते हैं, वायुमंडल में व्यक्त करते हैं, बार में व्यक्त करते हैं, एमएम
मिलीमीटर पारे के दाब पर व्यक्त करते हैं। यानी कि KH की यूनिट आपकी वायुमंडल होगा, बार होगा, मिलीमीटर में होगा, या कह सकते हैं टॉर में होगा। टॉर में किसी में आप लिख सकते हैं यूनिट इसकी। तो यहाँ KH की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी। चलिए अब हम एक उदाहरण से देखते हैं कैसे KH का मान जितना अधिक होगा उसकी सॉल्वेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। कैसे कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ KH का मान जो है ये बार में हम लिख रहे हैं, और ये कुछ गैस ले रहे हैं, और यहाँ 20 डिग्री पर वाटर में जो है इसकी विलेयता हम देखते हैं क्या होता है। अगर KH का मान 140 है, किसके लिए होता है 140? हीलियम के लिए होता है। तो देखिए KH का मान ये 140 है हीलियम के लिए, और हाइड्रोजन के लिए होता है 75 होता है, और ऑक्सीजन के लिए होता है ये 35 होता है। तो देखिए KH का मान जो है हीलियम के लिए 140 है, तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा है, तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, यानी कि आघुलनशील होगा, इनसॉल्युबल होगा। और यहाँ KH का मान हाइड्रोजन के लिए इससे कम है, तो ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ये सॉल्युबल यानी कि हाइड्रोजन कुछ जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। अब इसका मान देखिए कम है, तो ये क्या होगा, हाईली सॉल्युबल, अधिक विलेय होगा, हाईली सॉल्युबल होगा। तो देखिए जैसे ही KH का मान जितना अधिक होगा, हमने बताया है कि KH P/ζ, तो KH का मान जितना अधिक होगा उसके मोल अंश उस द्रव में क्या होंगे, उतने ही कम होंगे, और उसकी विलेयता उतनी ही उसमें क्या होगी, कम होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग, देखते हैं इसके अनुप्रयोग क्या है। तो पहला अनुप्रयोग है हेनरी नियम का, सोडा वाटर एवं शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। तो सोडा वाटर में आपका, मैंने अभी आपको बताया, सोडा वाटर में होता क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और प्लस क्या होता है, वाटर होता है। तो ये गैस यानी कि दाब बढ़ाकर बोतल जो आपका पैक किया जाता है जिसमें सोडा वाटर, तो यहाँ पर प्रेशर लगाकर इस गैस को इसमें द्रव के अंदर ये जो जल आपका होता है, यहाँ पर इस द्रव के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है। यहाँ पर प्रेशर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और प्रेशर जितना दिया जाता है, जैसे जितना प्रेशर देंगे वैसे वैसे क्या होगी, इसकी सॉल्वेबिलिटी इसके अंदर क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। और जैसे ही आप इस बोतल को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, खोल देंगे, क्योंकि जब प्रेशर देते हैं तो बोतल के अंदर क्या हो जाता है, दाब अधिक हो जाता है, और हमारा वायुमंडलीय दाब एक होता है, वो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम बोतल को क्या करते हैं, खोलते हैं, वैसे ही ये गैस इसमें से बुलबुले के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है, क्योंकि यहाँ दाब अधिक है बोतल के अंदर, यहाँ दाब कम है, तो दाब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये जाने लगती है। तो इसी सिद्धांत पर ये है, हेनरी के सिद्धांत पर ही जो है ये काम करता है। तो पहला ये आपका एप्लीकेशन ये हो गया। अब ऐसे आपके कोको कोला वगैरह सभी में आपके होते हैं, इसी सिद्धांत पर इसको जो है सील किया जाता है। देखिए कोका कोला का जो बोतल आपका होता है, अगर उसको आप खोल के क्या करें, उसको सेक कर दे, उसको हिला दे, तो क्या होगा, उसमें से सारा जो लिक्विड होगा, द्रव होगा, उसमें से क्या होता है, बहने लगता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब हम उसको सेक कर देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमने आपको बताया जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे सॉल्वेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, और गैस वो क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एप्लीकेशन हम देखते हैं गोताखोर के लिए। गोताखोर के लिए हम देखते हैं गहरे समुद्र में सांस लेते हुए गोताखोरों को अधिक
दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है, ये समुद्र है, और जैसे हम कोई व्यक्ति क्या होगा, यहाँ कोई व्यक्ति इस समुद्र के अंदर तली में क्या होता है, नीचे की तरफ ये जाता है ये व्यक्ति, वैसे वैसे उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, जल का दाब यानी कि प्रेशर क्या होता है, बढ़ने लगता है। और हमने बताया जैसे जैसे दाब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे गैसों की घुलनशीलता बढ़ती जाएगी। अब हमारे अंदर ये जो गैस नाइट्रोजन ऑक्सीजन है जो सिलेंडर में भरा होता है, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं गोताखोर, तो वो तो गैस उसमें होता है, लेकिन हमारे अंदर जो ब्लड है, रक्त है, ये क्या होता है, एक द्रव का यहाँ पर काम करता है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारे रक्त में ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या होता है, अधिक मात्रा में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक, इस केस में। और लेकिन जैसे जैसे हम क्या होते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, ये प्रेशर क्या होता है आपका घटने लगता है। और ऊपर की तरफ प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये प्रेशर जैसे ऊपर आते हैं हम घटने लगता है, और वो हमारे ब्लड कैपिलरीज से, रक्त कोशिकाओं से जो गैस डिजॉल्व हुआ हो बाहर निकलना चाहेगा। इस स्थिति में उसको फेफड़े से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो फेफड़े से बाहर नहीं निकल पाती है। तो क्या करती है, हमारे ब्लड कैपिलरीज से वो गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। इससे जो हमारी ब्लड कैपिलरीज जो होती है हमारे अवरोध एक उत्पन्न करता है, उस अवरोध के कारण हमारे शरीर में पीड़ा होती है और हमारे शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है, यहाँ तक कि हम मर भी सकते हैं। तो यही सब चीजें यहाँ पर लिखा गया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, गहरे समुद्र में सांस लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली हुई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं, बाहरी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण घुली हुई ऑक्सीजन गैसें बाहर निकलती है, जिससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। यह कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देता है और एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। यह अति अधिक पीड़ादायक एवं जानलेवा होता है। बेंड से अथवा नाइट्रोजन के रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम गैस मिलाकर तन की गई वायु को भरा जाता है। तो देखिए, टैंकों में क्या होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है उसके साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है। अब हीलियम गैस क्यों मिलाई जाती है, हीलियम गैस मिलाने से उस गैसों की जो कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है, वो कम हो जाती है और वह गैस हमारे ब्लड में कम डिजॉल्व होता है। अब देखिए, हीलियम कितना होता है, 11.7%, नाइट्रोजन कितना होता है, 56.2%, ऑक्सीजन कितना होता है, 32.1% होता है। तो इसको बढ़िया से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, आपको समझ में आएगा। अब आगे देखिए क्या है, तीसरा अनुप्रयोग है और लास्ट है। देखिए, पर्वतारोही के लिए है, जो आरोहक होते हैं उनके लिए होता है। देखिए, जब आरोहक क्या होते हैं, नीचे से पहाड़ पर, पर्वतों पर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहां पर धीरे धीरे क्या होता है, वहां पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्या होती है, घटने लगती है। वहां पर ऑक्सीजन घटने लगती है। और जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो दाब क्या होता है, घटने लगता है। दाब सबसे अधिक कहाँ है, हमारे वायुमंडल में है। और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो दाब घटने लगता है। अभी हमने बताया आपको, जब दाब घटता है, जब दाब बढ़ता है तो गैस की दरों में सॉल्बिलिटी बढ़ती है, और जब दाब घटता है तो गैस की सॉल्बिलिटी दरों में घटती है। तो जब ऊपर की तरफ जाते हैं हम, तो ऑक्सीजन वहां घटने लगती है और हमें सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, और हम स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है, आपको मैं सुनाता हूँ, मैंने आपको बता दिया। देखिए, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब
सतही स्थानों से कम होता है। अतः इन जगहों पर रहने वालों लोगों एवं आरोहकों यानी कि जो पर्वतारोही होती है के रुधिर एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे आरोहक कमजोर हो जाते हैं एवं स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं। इन लक्षणों को एनॉक्सिया कहते हैं। तो ठीक, ये रहा आपका हेनरी नियम हो गया। मैंने आपको बता दिया हेनरी नियम के अनुप्रयोग बता दिया। अब हम देखते हैं हेनरी नियम के सीमाएं क्या है। हेनरी नियम के सीमाएं क्या है। तो हेनरी नियम की जो सीमाएं हैं, पहला है सीमाएं इसकी सीमाएं लिमिटेशन। तो पहला है नंबर 1, ताप स्थिर रहना चाहिए। देखिए ताप स्थिर रहना चाहिए। क्यों भाई ताप स्थिर रहना चाहिए? क्योंकि ताप अगर स्थिर नहीं रखेंगे तो सॉल्युबिलिटी गैस की द्रव में घटेगी या फिर बढ़ेगी, इसलिए ताप क्या होना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। दूसरा है दाब स्थिर रहना चाहिए। दाब स्थिर रहना चाहिए। क्यों? मैंने बताया दाब बढ़ाने पर द्रव की गैस में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और दाब घटाने पर क्या होती है? घटती है। ठीक। तो तीसरा, यह नियम केवल आदर्श गैसों पर लागू होता है। ठीक, यह नियम किस पर लागू होता है? आदर्श गैसों पर यह नियम लागू होता है, लेकिन यह नियम वास्तविक गैसों पर ही लागू होता है। लेकिन कब वास्तविक गैसों पर लागू होगा? जब टेम्परेचर आपका क्या होगा? कम होगा और प्लस प्रेशर क्या होगा? जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या हो, सॉरी, ये टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो आदर्श गैसों पर तो लागू होता ही है नियम, लेकिन वास्तविक गैसों पर भी हेनरी का नियम लागू होगा। लेकिन कब लागू होगा? जब ताप अधिक होगा और प्रेशर क्या होगा? कम होगा, तभी यह लागू होता है। चौथा पॉइंट, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक यानी कि द्रव से कोई क्रिया नहीं करती है। कोई क्रिया नहीं करती है। तो यह नियम केवल उन्हीं गैसों पर लागू होता है जो विलायक अथवा द्रव के साथ रासायनिक क्रिया या कोई क्रिया नहीं करती है। यह नियम जैसे अमोनिया है, इस पर जो है लागू नहीं होगा, क्योंकि ये अगर अमोनिया गैस जो आपकी है, अगर इसको जल में आप डालेंगे तो ये क्या बनेगा? रासायनिक क्रिया करके क्या बना लेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो यह अमोनिया गैस पर लागू नहीं होगा। पांचवा, यह नियम उन गैसों पर नहीं लागू होता है जो द्रव में आयनित होती है। तो यह नियम उन गैसों पर भी नहीं लागू होता है जो द्रव के संपर्क में आने पर या उसमें घुलने पर आयनित हो जाती है। जैसे आपका क्या है? HCl है। आप इसको अगर पानी में क्या करेंगे? डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? H+ + Cl नेगेटिव आयन दे देगा।
अब क्यों होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इनकी मोलों की संख्या बढ़ती है। जैसे देखिए टूट गया, इसका एक मोल यहाँ पर है और एक टूट कर इसके एक मोल ये दे दिया, इसका एक मोल जो है ये दिया, तो यहाँ टोटल कितने हो गए भैया, यहाँ 2 मोल हो गए। तो भैया इस तरीके से इनके मोलों की संख्या घटती और बढ़ती है, जिससे हेनरी नियम में जो है जो कैलकुलेशन हम करेंगे उसमें क्या होगी, त्रुटि होगी। तो ये आपका रहा हेनरी नियम की सीमाएं रहा। बस आपका वीडियो आज यहीं पर जो है संपन्न होगा। धन्यवाद। वीडियो बंद करो।